नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारत के करंट अफेयर से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो। चूंकि ये मंथली सीरीज में हमारा जो टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड और भारत का मैराथन, और वो अब पूरा होने जा रहा है लगभग, तो इस कड़ी में आपके सामने रखता हूँ फिर से इस सीरीज को, और एक पूरा डिटेल आपके सामने आ रहा है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का हमारा ये नॉन स्टॉप जो अभियान चल रहा था, उस कड़ी में मैंने उत्तराखंड का दिसंबर तक का वीडियो जो आपके पास कंप्लीट पहुंचा दिए हैं। अब इस कड़ी में भारत के करंट अपडेट्स का एक अंतिम वीडियो दिसंबर 2023 के नाम से आपके सामने आ रहा है। चलिए फटाफट से शुरू करता हूं, कम समय पर बात करते हुए। पहला प्रश्न था, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ द ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? वर्तमान में भारत का एक बड़ा सा नाम देखते हैं, उसमें ये जो नाम है VR ललितांबिका, इन्हें सम्मानित किया गया फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से। तो क्या योगदान है इनका, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। इसरो की वैज्ञानिक VR ललितांबिका को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। VR ललितांबिका को यह पुरस्कार भारत फ्रांसीसी अंतरिक्ष साझेदारी के क्षेत्र में किए गए कार्यों हेतु प्रदान किया गया। तो भारत और फ्रांस के मध्य जो अंतरिक्षीय क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान है, उसमें बड़ी भूमिका रही है VR ललितांबिका जी की। और नोट एक प्रश्न है यहाँ पर, जुलाई 2023 में, इससे पहले मतलब 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये अच्छा सा प्रश्न था। चलिए, VR ललितांबिका का संबंध किससे है? तो इसरो की वैज्ञानिक। दूसरा प्रश्न है, आपदा प्रबंधन पर छठा विश्व कांग्रेस का आयोजन, आपदा प्रबंधन पर छठी विश्व कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो उत्तराखंड। आपदा प्रबंधन में उत्तराखंड का क्या रोल है, क्या भूमिका है? और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सिलक्यारा जो सुरंग घटना हो रही है, और इसके अलावा जोशीमठ का भूस्खलन की घटना हो रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो छठा विश्व कांग्रेस सम्मेलन हुआ था, उसमें क्या खास बातें हुई? ये हुआ था 28 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2023 के मध्य। तो ध्यान रखिएगा, छठा विश्व कांग्रेस उत्तराखंड में भी इसे हमने कवर किया है, और 28 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2023 तक किया गया है। ये था उत्तराखंड। तीसरा प्रश्न आ रहा है, भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर कौन है? तो इसका आंसर है दिशा नाइक। क्योंकि भारत में करंट अफेयर से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रमाण है हमारे पास, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, तो भारत में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उत्तराखंड का हमें बहुत डिटेल से होता है। और जो इससे पहले का टॉपिक यहाँ पर मैं आपदा प्रबंधन पर बता रहा था, तो आपदा प्रबंधन में बहुत सारा काम कर रहा हूँ अभी। जो हमने उत्तराखंड पर किताब लिखी है ऑल इन वन करके, उसमें एक आपदा प्रबंधन का पूरा डिटेल और पूरा इतिहास आने वाला है। और जो इसका नेक्स्ट संस्करण आएगा, उसमें हमने आपदा प्रबंधन के अलावा भू कानून और जो ऐसे टॉपिक जो UKPSC मेंस में काम आने वाले हैं, उन सबको अपडेट करने वाले हैं, ताकि एक कंप्लीट बुक आप तक पहुंच सके। और तब तक आप लगे रहिए और साथ दिए, मतलब साथ बनाए रहिए। और बुक्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी है अभी फिलहाल। चलिए, ये जो दिशा नाइक की बात कर रहा था मैं, कौन है? तो गोवा की दिशा नाइक भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फाइटर के तौर पर नियुक्त हुआ है। तो ये कहाँ की रहने वाली है? तो गोवा की। हाल ही में किस राज्य ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है बिहार। बिहार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है। तो क्या उद्देश्य है? मिशन दक्ष के द्वारा स्कूल में पढ़ने वाले कमजोर बच्चों को दक्ष बनाया जाएगा, मतलब उनमें शिक्षा का स्तर सुधारा जाएगा। हर क्षेत्र में खेल के प्रति, शिक्षा के प्रति उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। तो मिशन दक्ष का संबंध बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल इतिहास उत्सव। जल इतिहास उत्सव का संबंध किस स्थान पर किया, आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रीय जल मिशन और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा नई दिल्ली में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया। अच्छा सा प्रश्न है, वन लाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो असम से। अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध किससे है? तो असम से। क्या खास है? हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम सरकार को 9 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। क्या है ये खास? कब से शुरू हुआ है अमृत वृक्ष आंदोलन? यह आंदोलन असम सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर 8 जून 2023 को शुरू किया गया था। इस आंदोलन के तहत असम राज्य में एक दिन में 1 करोड़ पेड़ लगाए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वैसे देखा जाए तो। पर्यावरण के क्षेत्र में एक दिन में 1 करोड़ पेड़ लगाए गए थे, और इसीलिए
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुए, वो भी 9। तो ये था असम सरकार या असम राज्य के सरकार द्वारा चलाया गया अमृत वृक्ष आंदोलन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जा रहे हैं। चर्चित तूफान मिचोंग का संबंध किस सागर से है? यहाँ पर सागर पूछा है तो हिंद महासागर में है मिचोंग तूफान। और मिचोंग तूफान नाम म्यांमार ने दिया है, इसका मतलब है ताकत और लचीलापन। और इसके अलावा जो वर्तमान में सुर्खियों में तूफान चल रहे मिचोंग के अलावा, तो उसमें 2 नाम आपने इस बीच सुने होंगे। उसमें बिपरजॉय है अरब सागर में, जून 2023 में आया था, और मोचा या मोखा बंगाल की खाड़ी में मई 2023 में। तो मोचा, बिपरजॉय और मिचोंग, ये 3 नाम जो वर्तमान में सुर्खियों में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में खोजी गई नई प्रजाति पैनकोरियस सेबेस्टियानी किस जीव से संबंधित है? मतलब किसकी एक नई प्रजाति आई है? तो ये है मकड़ी की, स्पाइडर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की 84वां ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू का संबंध किस राज्य से है? अच्छा, चलिए खिलाड़ी खेल से संबंधित क्वेश्चन है। तो वैशाली रमेश बाबू तमिलनाडु से हैं। तो क्या योगदान है उनका, अभी वर्तमान में क्यों सुर्खियों में आया? तो 84वां ग्रैंड मास्टर बने हैं। वैशाली के ग्रैंड मास्टर बनते ही वैशाली और उनके भाई आर प्रज्ञानंदा चेस इतिहास में पहली ग्रैंड स्लैम भाई बहन की जोड़ी बन गई है। ये इसलिए सुर्खियों में आया था मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है या किया जा रहा है? पुरुष विश्व कप हॉकी, पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप है, ध्यान रखिएगा, जूनियर 2023। क्योंकि बहुत सारे ऐसे खेल हो रहे हैं और जिनके खासकर कौन कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं इसको लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है। तो इसका आंसर है मलेशिया। हॉकी में मलेशिया की टीम अच्छी बड़ी भूमिका निभाती है, आपको पता है। तो यहाँ पर जूनियर विश्व कप हॉकी बात हो रही है, तो इसका आंसर है मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 7 दिसंबर को तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आजकल जो चुनाव हुए पिछले 4 राज्यों में, उनमें क्या स्थिति रही है? तो तेलंगाना में कि किसे शपथ लिए? तो ये हैं रेवंत रेड्डी, तेलंगाना। तो हर राज्य के मुख्यमंत्री का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी वीडियो का एग्जाम भी है संडे को और बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं। तो हाल ही में लाल दुहोमा मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये भी वह किस पार्टी से हैं? तो जोरम पीपल्स पार्टी, ZPM, इस बार इस पार्टी को समर्थन मिल गया था मिजोरम में। और लाल दुहोमा जो कि प्रशासनिक अधिकारी रहे और मुख्यमंत्री के बने हुए हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा और एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर किसने बनाया है? तो इसका आंसर है जापान और यूरोपियन यूनियन ने बनाया है। यह न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर JT60 ऐसे जापान और यूरोपियन यूनियन से मिलकर बनाया है और इसे 1 दिसंबर से जापान के इबाराकी प्रांत में शुरू किया गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा पूछा है और एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर तो जापान और यूरोपीय यूनियन द्वारा इसे बनाया गया है। इसका नाम है JT60 ऐसे, ये ध्यान रखिएगा। और ये इबाराकी प्रांत में शुरू किया गया 1 दिसंबर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर्वेक्षण पोत संध्या को कहाँ बनाया गया है? तो इसका आंसर है कलकत्ता में बनाया गया है। तो क्या है? हाल ही में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने कोलकाता में निर्मित 4 सर्वेक्षण पोत जहाजों में से पहला पोत संध्या को भारतीय नौसेना को समर्पित किया है, सौंप दिया है। तो क्या है नौसेना पोत? तो इसका नाम है संध्या, कोलकाता। हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली मेडिकल अधिकारी कौन बनी है? तो इसका आंसर है कैप्टन गीतिका कौल बनी है। सियाचिन यानी सर्वाधिक ऊंचाई पर जो युद्ध स्थल है, कैप्टन गीतिका कौल दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल अधिकारी बन गई है। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है जो उत्तरी हिमालय में स्थित है, ये आपको पता है। सियाचिन जो कि 5 देशों के बॉर्डर पर है। हाल ही में COP28, कॉप का मतलब है पर्यावरण से संबंधित जो सम्मेलन चल रहे, कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज 28 में किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीत लिया है? तो इसका आंसर है IIT मंडी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद किसके द्वारा दिया गया अगर पूछता है, कि 7 विशेष सलाहकार का दर्जा रखने वाले एक गैर सरकारी संगठन ग्रीन मेंटर्स द्वारा प्रदान किया गया है। तो COP28 में भारतीय किस यूनिवर्सिटी को यह पुरस्कार मिला है, ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड? तो ग्रीन मेंटर्स द्वारा दिया जाता है, वो भी
संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सहयोग से IIT मंडी, हिमाचल। चलिए नेक्स्ट, भारत के किस पारंपरिक नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर विरासत सूची। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर भारत में बहुत सारे अब तक घोषित हो चुके हैं, उसमें उत्तराखंड में या भारत में जो आयोजित किया जाने वाला कुंभ मेला है हरिद्वार में, और उसके अलावा और 3 स्थानों पर उसे भी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित है। और इसके अलावा उत्तराखंड का रामायण नृत्य अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। तो ये सब इस बार कौन सा नृत्य पारंपरिक नृत्य है भारत का, तो इसका आंसर है गरबा। गरबा इस लिस्ट में जगह बनाने वाली भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर बन चुका है। तो ये अच्छा सा प्रश्न था। फिर से, हाल ही में किसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर है मैसी, लियोनेल मैसी, फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मैसी टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023। हाल ही में पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 काफी सुर्खियों में मामला के अनुसार जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कितनी सीटें होंगी, तो इसका आंसर है 114 सीटें होंगी। इस विधेयक में सीटों की संख्या का 107 से बढ़ाकर 114 कर दिया गया है। तो ये भी करंट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि JMK यानी धारा 370 जो कि अब हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई है, और उस पर भी प्रश्न बन सकते हैं। नीति आयोग द्वारा एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा ब्लॉक शीर्ष पर है, तो इसका आंसर है तरियानी। तो देख लो कहाँ की बात है। ऐसे नीति आयोग यानी पूरे भारत के संदर्भ में ये आया है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डाटा रैंकिंग में कौन सा ब्लॉक शीर्ष पर है, तो तरियानी कहाँ है, तो इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले का तरियानी ब्लॉक पहले स्थान पर है। इस रैंकिंग में दूसरा स्थान कौसाम्बी ब्लॉक को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था तेलंगाना के संदर्भ में। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है, तो इसका आंसर है रिच, RIZZ। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका आंसर है सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सांस्कृतिक मंत्रालय। इस प्रोग्राम के तहत भारत सरकार सही गांव की मैपिंग, मतलब जो मैपिंग और भारतीय गांव के जीवन, इतिहास और लोकाचार की विस्तृत जानकारी को इकट्ठा करके इस इंटरनेट पर उपलब्ध किया जाएगा, ताकि लोग गांव के बारे में जान सके। ये इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जो वर्तमान में कई प्रोग्राम चलाए गए हैं, गांव की ओर लौटो और भारतीय संस्कृति और विरासत को संजोने के लिए मेरी गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट उलाउन किस देश में है, तो इसका आंसर है पापुआ न्यू गिनी में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। तो नया ज्वालामुखी जो सुर्खियों में आ रखा है, तो माउंट उलाउन, तो पापुआ न्यू गिनी। चलिए, ऑस्ट्रेलिया के ठीक शीर्ष पर पापुआ न्यू गिनी है और प्रशांत महासागरीय देश। पापुआ न्यू गिनी के माउंट उलाउन में ज्वालामुखी के फटने की घटना हुई है, जिसके बाद राहत के लिए अब भारत ने $1 मिलियन की मदद की घोषणा की है। भारत द्वारा जो मदद की गई इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि के जरिए अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया है, तो अच्छा सा प्रश्न फिर से जम्मू कश्मीर से 370 के बारे में, तो इसका आंसर है राष्ट्रपति आदेश। वैसे 370 में जब हम पहले पढ़ा करते थे तो कि 370 को समाप्त करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज की डेट में 370 भी नहीं रहा और इसको बनाने वाले RK के आदेश और कानून भी समाप्त कर दिए गए। मतलब अब ऐसा कोई चांस नहीं है कि 370 जैसा विधेयक आगे आ पाएगा या पारित किया जा सकेगा। तो ये राष्ट्रपति आदेश के द्वारा, तो 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्तीकरण को जारी रखने को कहा गया। साथ ही यह भी कहा गया कि ये एक अस्थायी प्रावधान। चलिए, तो ये बड़ी घटना है भारत के इतिहास में। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शरण ली है, तो इसका आंसर है विष्णुदेव देसाई। छत्तीसगढ़, चूंकि इस बार बीजेपी की सरकार वहां पर बन गई थी। विष्णुदेव देसाई छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री होंगे। इस पद पर आने वाले पहले आदिवासी नेता हैं, तो ये भी बड़ी घटना है, विष्णुदेव देसाई। चलिए, हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, फिर से एक इंडेक्स का प्रश्न है, में भारत की रैंक क्या रही है, तो 7वीं रैंक है भारत की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। चूंकि रैंक से संबंधित जो हमने टॉपिक बना रखा अलग से इंडेक्स करके, उसमें बहुत सारी ऐसी रैंक डाली हुई हैं, और लेकिन फिर भी चूंकि जो रैंकिंग या
हर महीने या हर महीने 2-6 महीने में ये सब चेंज होता रहता है। इससे इंडेक्स कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो परमानेंट हो, उसमें बहुत चेंजेज आते हैं, उसमें आपको भी अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें भारत की रैंक 7वीं और 2022 में भारत की रैंक 8वीं थी और इसमें 2023 में अभी पहले स्थान पर डेनमार्क पहले स्थान पर और भारत 7वें स्थान पर है, जबकि 2022 में 8वें स्थान पर था। चलिए इसी कड़ी में आगे, किस देश ने 2023 का महिला हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का महिला हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप, हॉकी है जूनियर वर्ल्ड कप है, जीता है? तो इसका आंसर नीदरलैंड। अर्जेंटीना को 4-1 से हराकर नीदरलैंड ने 2023 में महिला हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप जीत लिया है। चलिए खेल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, बहुत सारे राज्यों में चुनाव हुए हैं तो इसका आंसर है मोहन यादव जी को बनाया गया। इस बार मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री होंगे मोहन यादव जी, और वो उज्जैन के मोहन यादव को चुना गया, यानी उज्जैन के निवासी मूलतः, और 19वें मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक रहे हैं, और जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पुरस्कार और सम्मान से, 33वें व्यास सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है पुष्पा भारती। पुष्पा भारती को यह पुरस्कार उनके लेख यादें यादें और यादें के लिए दिया गया है। इससे पहले 32वां व्यास सम्मान 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना के लिए दिया गया था, ये हमने पढ़ा भी था, लेकिन इस बार 2023 का लेटेस्ट है। तो पुष्पा भारती यादें यादें और यादें, उनकी रचना, ज्ञान चतुर्वेदी की रचना पागल खाना 2022 व्यास सम्मान। चलिए हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है भजन लाल शर्मा जी। भजन लाल शर्मा सांगानेर विधानसभा से विधायक रहे हैं। तो सारे राज्य कवर किए हमने मुख्यमंत्रियों में। अभ्यास, युद्ध अभ्यास विनबैक्स 2023 भारत और किस देश के मध्य है? तो वियतनाम। वैसे मैंने कहा ना ये बहुत सारे नाम वी आई वियतनाम लग रहा था, तो ऑप्शन के देख के, वैसे वेनेजुएला भी था, वनातु भी, वैकेंट, तो बड़ा कंफ्यूजन था। तो वियतनाम के मध्य है। संस्करण चौथा है और ये हुआ है 11 से 21 दिसंबर 2023 के मध्य। हनोई वियतनाम की कैपिटल है जो, वहां पर हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना, भारत और वियतनाम के मध्य जो युद्ध अभ्यास हुआ है विनवेक्स 2023। कौन सा शहर COP29 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? मतलब भविष्य 2024 में करेगा COP। तो इसका आंसर है बाकू, अजरबैजान। कैस्पियन सागर से लगा हुआ देश है बाकू, तेल उत्पादक देश माना जाता है। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र का अगला जलवायु सम्मेलन COP29 11 से 24 नवंबर 2024 को अजरबैजान में होने जा रहा है। और COP28 इस बार कहाँ हुआ था? तो दुबई में हुआ था, UAE में, और ये COP28 2023 में हो रखा है अभी। हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका आंसर है जेवियर माइली। कुछ ऐसी नियुक्तियां जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है, तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं उनमें जेवियर माइली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेवियर माइली ने राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज की जगह ली है, अल्बर्टो फर्नांडीज के बदले वो राष्ट्रपति बने हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 फिर से इंपोर्टेंट प्रश्न है, किसे दिया गया है? तो हर साल दिए जाते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार का आंसर जो हमें यहाँ पर डिटेल है इसकी 2023 के लिए किसके लिए मेरा? शांति, निशस्त्रीकरण, विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रसिद्ध शास्त्रीय पियानो वादक और कंडक्टर डैनियल बैरन बोइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अवाद को प्रदान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उपरोक्त दोनों, इसका मतलब है इसका ये डैनियल बैरन बोइम और अली अबू अवाद, इन दोनों को दिया गया संयुक्त रूप से। शांति मिशन, फिलिस्तीन और इजराइल की जो प्रॉब्लम चल रही वहां पर शांति मिशन कार्यकर्ता अली अबू अवाद बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और दूसरा पियानो वादक और कंडक्टर डैनियल बैरन बोइम। चलिए बहुत अच्छा सा प्रश्न मिला इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 का। यह पुरस्कार किस श्रेणी में? यह पुरस्कार इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के अहिंसक समाधान के लिए इजराइल और अरब दुनिया के युवाओं और लोगों को एक साथ लाने में उनके असाधारण योगदान की मान्यता देता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा की गई थी, और पुरस्कार में 2.5 मिलियन भारतीय रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। चलिए क्लियर था, पहले भी कई बार सुर्खियों में रहता है इंदिरा गांधी पुरस्कार। हाल ही में खबरों में रहा पिनाका क्या है? तो इसका आंसर है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली, पिनाका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव का नाम पूछा है, तो इसका आंसर है बैराकुडा।
किस तेज लंबी मछली बैराकुडा के नाम से जाना जाता है इसे? अच्छा, मतलब लंबी मछली बैराकुडा के नाम से इसका नाम रखा है। भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव बैराकुडा के नाम से। चलिए, अच्छा सा प्रश्न था फिर से। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? इस बार पैरा गेम से ध्यान रखिएगा, पहला है ऊपर से, पहला खेलो इंडिया पैरा गेम 2023। उत्तराखंड में मैं इसको कवर भी कर चुका हूं, उत्तराखंड ने कितने पदक जीते ये वो, लेकिन यहाँ पर भारत के संदर्भ में पूछा है तो टॉप में रहा है इसका आंसर हरियाणा। तो थोड़ा सा डिटेल है पैरा इंडिया गेम्स 2023 का। तो खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया पैरा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इनका नया संस्करण है पैरा खेलो इंडिया गेम्स। तो इसका आयोजन 10 से 17 दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में हो रखा है और उज्ज्वला इसका शुभंकरण मस्कट है, छोटी गौरैया। पहला ही संस्करण है इस बार पैरा का। कुल 7 खेल हैं इसमें पैरा नाम से, पैरा एथलीट, शूटिंग, तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और वेट लिफ्टिंग। तो कुल टोटल खिलाड़ी जिनने भाग लिया भारत में तो वो थे 1450 खिलाड़ी और इसमें 28 राज्यों सहित 32 टोटल यानी राज्य और संघ शासित प्रदेश के खिलाड़ी थे। और पदक तालिका पर एक नजर मारेंगे तो आपको राज्य आ रहे हैं 3 टॉप के। हरियाणा 40 स्वर्ण और 39 रजत और 26 कांस्य के साथ टोटल 105 पदक टॉप में रहा है हरियाणा। दूसरे स्थान पर यूपी 25 गोल्ड, 23 सिल्वर और 14 कांस्य और टोटल 62। तमिलनाडु थर्ड टॉपर बाय 20, 8 और 14, 42 टोटल। उत्तराखंड में हमने इसे पढ़ भी लिया था, उत्तराखंड में 13वां स्थान रहा है उत्तराखंड का और 3 स्वर्ण मिले उत्तराखंड को और 5 कांस्य मिले हैं, टोटल 8 पदक मिले हैं। चलिए, उत्तराखंड का 13वां स्थान और टोटल 3 टॉप के राज्य पढ़े थे हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्वरवेद महामंदिर धाम का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अपने आप में एक बेमिसाल कामयाबी है भी। स्वरवेद थोड़ा डिटेल होगा। 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी के उमराह में स्वरवेद महामंदिर धाम का उद्घाटन किया गया। यह मंदिर 7 मंजिला होगा जो कि धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। देश का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर माना जा रहा है इसे फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना द्वारा अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश के वायुसेना स्टेशन सूर्यलंका में वायुसेना द्वारा अभ्यास अस्त्र शक्ति का आयोजन किया गया है। ये भी अच्छा सा प्रश्न था। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 हर साल होती रहती है, तो 2023 का विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तो हरियाणा ने जीती। इस बार हरियाणा देखो यहाँ पर भी उपविजेता राजस्थान को हराया उसने। विजय हजारे ट्रॉफी भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता मानी जाती है, तो इसमें इस बार हरियाणा और राजस्थान को हराकर टॉप में रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में घोषित किया गया? 2024 की बात पूछिए, अभी 23 नहीं। अगर 2024 कहता है तो इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष 2024 का, जबकि 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष है। तो थोड़ा सा डिटेल पर जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 को, तो कैमलिट्स वर्ष 2024 है और यहाँ पर थोड़ा डिटेल दिख रही है इसकी। वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 पूछा, और जबकि 2024 को कैमलिट्स वर्ष है और 2025 है ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और 2026 है रेजलैंड्स और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो 2023, 24, 25 और 26 पूरा डिटेल हमारे पास है। 2023 का था बाजरा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, 24 का था कैमलिट्स वर्ष, 25 का था ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और 26 का है रेजलैंड्स और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। क्लियर हो गया होगा 4 के 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोरोना का नया वेरिएंट JN1 किस राज्य में मिला है? पहला तो केरल। कोरोना से फिर से माहौल वैसा बनता जा रहा है, तो इसका पहला वेरिएंट JN1 केरल में मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए जो दिए जाते हैं, तो किसे सम्मानित किया गया? तो जो अभी सुर्खियों में नाम है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पूछा है, ध्यान रखिए यहाँ पर, क्योंकि खेल रत्न के अलावा बहुत सारे पुरस्कार और भी दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल है इसका। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023
20 दिसंबर 2023 को घोड़ा हो रखी है इसकी, और 9 जनवरी 2024 को ये प्रदान किए जाने हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले 2 खिलाड़ियों की डिटेल यहाँ पर, वो क्या खेलते हैं, तो चिराग शेट्टी बैडमिंटन खिलाड़ी और सात्विक साईराज बैडमिंटन खिलाड़ी, 2 के 2। अर्जुन पुरस्कार में लगभग 26 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ये भी हमें पता है, लेकिन इसमें से बहुत सारे खिलाड़ी 26 तो नाम लिख नहीं पाए हम लोग। मोहम्मद शमी क्रिकेट से, आर वैशाली शतरंज से, अनुज अग्रवाल जी घुड़सवारी और पारुल चौधरी एथलीट। इसके अलावा मुरली श्रीशंकर एथलीट, दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी। तो ये कुछ खिलाड़ी जो हमने यहाँ पर लिखे हैं। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, इसका आंसर है संजीव को। क्या योगदान है, क्या रचना है उनकी, एक तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मुझे पहचानो उपन्यास के लिए लेखक संजीव को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया। तो उनकी रचना है मुझे पहचानो संजीव जी की, हिंदी में। हाँ, अंग्रेजी भाषा के लिए यही पुरस्कार मिला है नीलम शरण को, और उनकी रचना है रेक्यूम इन द रागा जान की। और उर्दू भाषा के लिए दिया गया ये सादिक नवाब शहर को, और उनकी रचना राजदेव की अमराई। और साहित्य अकादमी पुरस्कार पर एक नज़र डाली हमने यहाँ पर, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, उर्दू के लिए। और इसकी शुरुआत 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और कुल भाषा यानी अभी 24 भाषाओं में दिया जाता है, 22 भाषा जो संविधान के, उसके अलावा भी 2 और भाषाएं इसमें। और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं और राजस्थानी और अंग्रेजी 2 एक्स्ट्रा हैं इसमें, को प्रदान किया जाता है। मतलब 22 तो संविधान की भाषाएं हैं, राजस्थानी और अंग्रेजी। प्रथम पुरस्कार 1955 में हिंदी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था, हिम तरंगणी के लिए। और 2022 का हिंदी साहित्य बद्री नारायण को मिला है तुमड़ी के शब्द के लिए। तो 22 का डिटेल है, 23 का है, और पहला भी डिटेल है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है ये भी डिटेल है, कब शुरू हुआ ये भी इसके पास आंसर है। चलिए, ये था एक इंपोर्टेंट टॉपिक। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे सम्मानित किया गया, तो हार्दिक सिंह। भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पूनिया को भी गोलकीपर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया। एक तो हार्दिक सिंह को मिला है मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023, लेकिन गोलकीपर ऑफ द ईयर 2023 होगा तो सविता पूनिया होगा, ये भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर। चलिए, दोनों क्वेश्चन कवर किए इसके माध्यम से हमने। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 हरियाणा में हुआ है इस बार। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया। तो हरियाणा काफ़ी सुर्खियों में, इसी सीरीज में हमने अभी तक 3 या 4 बार हरियाणा का नाम सुन लिया है, चाहे गेम्स में हो या किसी भी फील्ड में। हाल ही में किस देश ने क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप जीता है, अंडर 19 एशिया कप, तो इसका आंसर है बांग्लादेश। तो ये अच्छा प्रश्न है। आयोजन इसका दुबई में हुआ था और उपविजेता यूएई को हराया है बांग्लादेश ने। तो एक और अच्छा सा प्रश्न, इसी कड़ी में एक और प्रश्न दिख रहा है हमें। दिसंबर 2023 में भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुए एकमात्र महिला टेस्ट सीरीज की विजेता टीम कौन है, तो भारत। एकमात्र महिला टेस्ट सीरीज हुई थी तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। और लगभग भारत की महिला टेस्ट टीम ने हरमनप्रीत कौर की कैप्टनशिप में 39 वर्ष बाद ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया है। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि 119 रन देकर 7 विकेट लेने वाली उत्तराखंड की स्नेहा राणा, देहरादून की है, देहरादून की प्लेयर ऑफ द मैच बनी है। तो ये खास खास बातें थी, सुर्खियां थी दिसंबर 2023 की। ये था हमारा आज का विशेष टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, खेल से संबंधित। खासकर इसमें बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट थे और बहुत सारे अभियान थे। ये था हमारा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का अभियान पूरा हुआ, उत्तराखंड और करंट अपडेट इंडिया में। चलिए, 2024 आने वाला है, आप सभी को शुभकामनाएं इसके लिए। और 2024 में इसी प्रकार हम सतत, कंटिन्यूअस और विश्वसनीय बनकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और इसके लिए सपोर्ट चाहिए आपका, अधिक से अधिक संख्या में हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर हमें सपोर्ट कीजिए, और पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ आपके सामने पेश रहेंगे। संडे को जो पेपर होने जा रहा है वीपीडीओ का, उसके लिए सभी को शुभकामनाएं, और 2024 नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।